एक ज़माने में एक घड़ी आती थी HMT, जो मैंने आज पहनी हुई है। ये घड़ी कम से कम 30 से 35 साल पुरानी घड़ी होगी। आप जितना काम कराना है मुझसे रात में करा दीजिए, मैं सुबह 4 बजे तक काम कर सकता हूँ। बचपन से मैं यही सपना देखता था, मैं आर्मी में सोल्जर होता और या फिर मैं एथलीट होता। मेरी जो माँ है वो अपने हाथ से मुझे खाना खिलाती थी। अरे वाह! क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान था और मुझे अच्छी तरह याद है 12वीं क्लास में भी मैं उनकी गोदी में लेट जाता था और वो मुझे खाना खिलाती रहती थी। ट्रेड सीक्रेट्स मैं वैसे किसी को बताता नहीं हूँ। आपके लिए ना मैं हाथ लगा के बता देती हूँ। ये देखिए, ये सुधीर जी के बाल बिल्कुल असली है, असली देखिए, है, हाँ। कोई विग नहीं है। चलिए, सुरुचि का सवाल आया है। सुधीर जी ट्विटर पर पूछती हैं कि 3 ऐसी चीजें जो आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आती हैं, स्माइल लेकर आती हैं। शगुफ्ता, मैं कहूँगा पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत अरे वाह! और मेरे यार। वाह वाह! ये मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आती हैं। जो मेरी पुरानी यादें हैं मेरे जीवन की, मेरी जो पुरानी चीज़ें हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। और मेरा स्वभाव ऐसा है कि मुझसे पुरानी चीज़ें आसानी से छूटती नहीं हैं। चाहे पुराने रिश्ते हों, चाहे पुरानी मेरी चीज़ें हों, और जिन भी यादों से मेरा अच्छा समय या मेरा संघर्ष का समय भी जुड़ा हुआ है, मुझे वो उन यादों के बीच में जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अक्सर मुस्कुराता हूँ कि क्या कभी मैंने ऐसा सोचा था। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, मेरी घड़ी देखिए आप। एक ज़माने में एक घड़ी आती थी HMT, जो मैंने आज पहनी हुई है। ये घड़ी कम से कम 30 से 35 साल पुरानी घड़ी होगी। क्या बात अभी तो ये घड़ी बंद हो गई है। HMT एक सरकारी उपक्रम था, तो मैं इसको राष्ट्रवाद से भी जोड़ता हूँ, नेशनलिज्म से भी जोड़ता हूँ। और आज के ज़माने में वैसे मैं महंगी घड़ियाँ भी अफोर्ड कर सकता हूँ, बट ये जो HMT है इसकी कीमत इसकी कोई कीमत नहीं है। कहने को 1000-1500 रुपए की घड़ी होगी, शायद उससे भी कम की घड़ी होगी, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं है। आपके लिए बेशकीमती। मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी और मैं आज भी बहुत शौक से ये HMT की घड़ी मैं पहनता हूँ। यानी मेरे लिए ओल्ड इज़ गोल्ड, ये बहुत मुझे प्रिय है। मेरे बचपन के दोस्त, उनके साथ बिताए हुए वो क्षण, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फ्रेश हो जाता हूँ जब उनसे बात करता हूँ। और जब मेरा कोई दर्शक या बड़ी संख्या में जो हमारे दर्शक हैं, वो जब खुश होते हैं और वो कहते हैं कि आपकी वजह से हमारा ये फ़ायदा हो गया, आपकी वजह से हमें न्याय मिल गया, तब मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे अभी हाल ही में हमने उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम लीक हुआ था, परीक्षा पत्र लीक हुआ, उस पर हमने एक कैंपेन चलाई और हम चाहते थे कि छात्रों को न्याय मिले। वो परीक्षा कैंसिल हो गई, तो बड़ी संख्या में छात्रों ने मुझे लिखा और कहा कि आपकी वजह से हुआ है, थैंक यू सो मच। तो उनका वो जो थैंक यू है वो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आ जाता है। और यही हमारी कमाई है, यही हमारी पूंजी है, यही हमारी दौलत है, यही काम है। चलिए, एक और सवाल आया सुधीर जी। गुड़िया आर्टिस्ट हैं, इंस्टाग्राम पे पूछती हैं कि आपका कोई लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, इसके साथ ही मैं जोड़ना चाहूँगी आपके कोविड के फेज़ के बारे में भी। ये दोनों चीज़ें आपको लगता है कि एक ही जैसी हैं? इंटर रिलेटेड हैं। और मैं अपने जीवन को अगर 2 हिस्सों में बांटूं, एक कोविड से पहले और एक कोविड के बाद, मैंने कभी नहीं सोचा था। पहली बात तो ये कि जब कोविड आया और कोविड का जब लॉकडाउन हुआ, मैंने कोविड के पूरे लॉकडाउन, ये जो 2-2.5 साल कोविड चला हमारे देश में, मैंने कभी भी छुट्टी नहीं ली। मैं हर रोज़ ऑफिस आया, हर रोज़ की तरह मैंने अपना शो किया है। मैंने सिर्फ एक दिन, जिस दिन लॉकडाउन का पहला दिन था और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए मैंने उस दिन अपने घर से एक दिन अपना शो किया था। उसके बाद मैं रोज़ ऑफिस आता था, सारे काम करता था। और मैं बड़ा लकी रहा कि मुझे शुरू के 1.5 साल, फर्स्ट वेव में मुझे कोविड नहीं हुआ, लेकिन सेकंड वेव में मुझे कोविड हुआ और मैं लगभग 15 दिन अस्पताल में था। और वो 15 दिन मैं एक आइसोलेशन में हूँ। एक कमरे के अंदर आप 15 दिन हैं और आपको ये नहीं पता कि आप ज़िंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। हर रोज़ ऐसा लगता था। जब सेकंड वेव आई थी, ये तब की बात है। और उस वक्त वो 15 दिन शायद मैंने पहली बार अस्पताल के कमरे में अकेले बिताए। अपने आप से मैंने बातें की और मैं रोज़ अपने आप से पूछता था, क्या मैं खुश हूँ, क्या जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये सही है। और बहुत बार मुझे ऐसे जवाब मिलते थे मेरी अंतरात्मा से जो शायद मुझे अच्छे नहीं लगते थे। अच्छा। और पहली बार मेरे जीवन में एक विरक्ति की एक भावना आई। पहली बार मुझे ये लगा कि ये जो भौतिक वस्तुएं हैं ये किस काम की हैं? असली खुशी नहीं देती। ये असली खुशी नहीं देती हैं। और जो असली खुशी चीज़ें देती हैं, वो खुशियाँ, वो चीज़ें हम पीछे छोड़ आए। तो मैंने अपने आप से बात की कि अगर मैं बच गया तो मैं अपने लाइफ में बदलाव लेकर आऊँगा और मैं अब अपनी ज़िंदगी को
वैसे जीऊँगा जैसे मुझे जीना चाहिए, जिसमें मुझे असली खुशी मिले, ऑर्गेनिक हैप्पीनेस मिले। और तब से मैंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव किए और मैंने अब जेन्युइनली खुश रहने की कोशिश की है, जिसमें मैं ये कहता हूँ कि मेरी खुशी में कहाँ मैं रहता हूँ, कौन सी गाड़ी, कौन सा कपड़ा, कितना पैसा, क्या पद है, ये सब चीज़ें हटा के अगर आप खुश रह सकते हैं तो उसको मैंने पाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि ये कोविड मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और इसने मेरे अंदर एक ऐसे इंसान को वापस जीवित किया जो इंसान मरा तो नहीं था, लेकिन वो इंसान कहीं मेरे पूरी पर्सनैलिटी में कहीं पीछे दब गया था। वो इंसान आता था, बात करता था, लेकिन मैं उसकी बात सुनता नहीं था। मेरी वो अंतरात्मा ऐसी थी जो दब गई थी। अब उस अंतरात्मा के साथ कोविड के बाद मैं जी रहा हूँ और मैं उसके बाद से मैं खुश हूँ। मैं अपने आप को ज़्यादा समय देता हूँ। मेरे लिए मेरी नींद का महत्व बढ़ गया है, मेरे लिए सुकून का महत्व बहुत बढ़ गया है और मैं सोचता हूँ कि जो जॉय है, अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं जॉय, मेरे जीवन में मैंने ये देखा इतना काम करते करते, वो जॉय जो था वो मिसिंग था। सो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दैट जॉय अगेन इन माय लाइफ। यस, और उसके लिए अगर मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं तो मैं करता हूँ। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इनफैक्ट वो उस जॉय को पाने का एक तरीका, एक रास्ता है जिससे हम कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कहने लगते हैं। सो वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था जिसने मुझे बहुत बदल दिया और उसी के बाद मैंने अपनी नौकरी भी बदली। अच्छा जी, चलिए अगला सवाल लेते हैं सुधीर जी। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। सुरुचि ट्विटर पर पूछती हैं कि अगर आपके जीवन पर या आप पर कोई बुक लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? जो पहले दो टाइटल्स मेरे दिमाग में आते हैं, एक टाइटल तो होना चाहिए माई स्ट्रगल्स और दूसरा होना चाहिए फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। क्योंकि मेरा जो जीवन है, भगवान ने लिख कर दिया है मेरे जीवन में कि मुझे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी और मुझे बहुत संघर्ष करने पड़ेंगे। तो मैंने मेरे जीवन में संघर्ष बहुत किए हैं और स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स मतलब मैंने इतनी मार खाई है, इतनी पिटाई मैंने खाई है सच में, और ज़िंदगी ने इतने मुझे थपेड़े और बुरे अनुभव करवाए हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ऐसे स्कूल में मैं लंबे समय तक रहा जहाँ सिर्फ आपको मार ही पड़ती थी। मतलब ऐसा जीवन मैंने जिया है। तो मेरा जीवन शगुफ्ता बहुत ज़्यादा संघर्षों वाला जीवन रहा है और लोग तो ऐसा सोचते हैं जब देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो ग्लैमर देखते हैं, सफलता देखते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे कितना अंधेरा है वो नहीं देखते। और उस सफलता के पीछे आपने क्या क्या आपको छोड़ना पड़ा, उस सफलता के पीछे कितना अकेलापन है और उसके जो संघर्ष हैं वो लोगों को दिखाई नहीं देते। और वो इसलिए भी नहीं दिखाई देते क्योंकि कोई भी मेरे संघर्ष में और मेरे अंधेरे में और मेरे अकेलेपन में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। लोगों को दिलचस्पी है कि आप स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं, आपकी सफलता कितनी है, आप का शो कितने पैसे कमाता है, लोकप्रियता में आप कहाँ पर हैं, लोग इन चीज़ों में जाते हैं, आप कितने पैसे कमाते हैं और आपकी जो, जिसको हम कहते हैं ना, आपकी जो औकात है वो उस बात से नापी जाती है कि आप पैसा कितना कमाते हैं, आप टॉप रैंकिंग में कौन से नंबर पर आते हैं। लेकिन उसके पीछे आपने क्या किया है, कितना अंधेरा है, वो कोई देखना नहीं चाहता। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। और पता है सुधीर जी, ये शो करने का मकसद भी मेरा यही है कि जब भी हम आप जैसी तमाम एंकर सेलिब्रिटीज़ को शो में लाते हैं तो सिर्फ जो पर्दे पर दिखता है ना वो सच नहीं होता। पर्दे के पीछे और ये सक्सेस तक पहुंचने के लिए कितना बड़ा लंबा फासला तय करना पड़ता है, वो कहानी शायद आप लोगों को नहीं पता और वही बताने की हम कोशिश कर रहे हैं इन लोगों बिल्कुल। को। तो जो आपको ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखती हैं, बैंक बैलेंस दिखता है, जो आपको ये पोजीशन दिखती है, ग्लैमर दिखता है, इसके पीछे एक ऐसा लड़का भी है जो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था, जिसके दोनों माता पिता स्कूल टीचर्स थे, जिसने हमेशा लिमिटेड फंड देखा कि इस बार अगर जैकेट ले लिया तो जूता नहीं मिलेगा और जूता ले लिया तो जैकेट नहीं मिलेगा, वो अगली बार या उससे अगली बार मिलेगा। और हर चीज़ को पैसे जोड़ के, पैसा बचा के आपको आगे वो काम करना पड़ेगा। तो वो जो अपने आप का जो एक संघर्ष था, और हम जैसे लोगों ने हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी हमें ऐसा जीवन जीने को मिलेगा या कभी इतनी सफलता मिलेगी। तो मैं तो एक बहुत ही नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मैं मेरे माता पिता की इकलौती संतान हूँ और मेरे माता पिता हमेशा यही चाहते थे कि मैं पढ़ूँ लिखूँ, कोई सरकारी नौकरी करूँ, जैसे आमतौर पर कोई भी मिडिल क्लास लोग चाहते हैं। उनको बहुत लंबे समय तक इस बात का दुख रहा कि मैं सरकारी नौकरी नहीं कर पाया और मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली और मैं प्राइवेट सेक्टर में आ गया। और हमारे माता पिता लंबे समय तक ये सोचते थे कि प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कि परमानेंट नौकरी नहीं है, ये नौकरी कभी भी जा सकती है, और सरकारी नौकरी का मतलब है ये परमानेंट नौकरी है, इसमें स्थायित्व है, इसमें स्टेबिलिटी है, आपकी शादी भी अच्छी जगह हो जाएगी, समाज में हमारा नाम भी हो जाएगा।
ये सब इस लड़की तरीके अच्छी से, मिल जाएगी, लड़की अच्छी सुंदर। मिल जाएगी। तो एक जो मिडिल क्लास फैमिली है वो इस तरीके से सोचती है। तो मैं भी एक ऐसी फैमिली से ही आया हूँ और मुझे अपने माता पिता की रिकग्निशन पाने में बहुत समय लगा। जब मेरे फादर ने मुझे माना कि वाकई में मैं अब सक्सेसफुल हूँ, लंबे समय तक वो मानते ही नहीं थे। कहते थे अरे ये तो पता नहीं क्या करते हो तुम लोग, ये ना तो कोई पत्रकारिता में तो कोई भविष्य नहीं है। मोस्टली परिवारों का यही सोचना है कि जर्नलिज्म नहीं करना चाहिए। मेरे भी परिवार वाले यही सोचते थे कि डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि फैमिली में सब बिल्कुल। डॉक्टर्स थे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ऋतिक ट्विटर पर पूछते हैं कि ग्राउंड एंकरिंग क्यों छोड़ दी सुधीर ने? देखिए, आई एम ए बॉर्न रिपोर्टर। अगर आप मेरा स्वभाव देखें तो मैं रिपोर्टर हूँ स्वभाव से, आज भी मैं एक रिपोर्टर हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा रिपोर्टिंग करने में आता है। अच्छा। और वो भी ऐसी रिपोर्टिंग करने में जहाँ कुछ बहुत बड़ी चुनौती हो, जहाँ चैलेंज हो, जहाँ जान जाने का खतरा हो, जहाँ कोई और ना जाना चाहे, वहाँ मैं जाना चाहता हूँ। और एक रिपोर्टर के तौर पर आप देखिए, जब सीरिया का युद्ध चल रहा था तो मैं वहाँ गया था, कोई जाना नहीं चाहता था तो मैं वहाँ पर गया था। पार्लियामेंट में जब आतंकवादियों का हमला हुआ था तो मैं उस दिन वहाँ पर था। इसी तरह से कारगिल में मैंने बहुत लंबे समय तक रिपोर्टिंग की। तो मेरा मन तो हमेशा फील्ड में रहता है और रिपोर्टिंग में रहता है, लेकिन मेरा जो ये जो डेली शो है ब्लैक एंड वाइट, ये मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं कहीं बाहर जाऊं। और अगर मैं जाता हूं तो मुझे या तो अपने शो के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उसकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या फिर अपना शो छोड़ना पड़ता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी मैं बाहर चाहते हुए भी मैं बाहर नहीं जा सकता, लेकिन जब भी कभी मुझे मौका मिलता है मैं जाता हूँ, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। और आगे चलकर मेरी ये कोशिश है कि मैं कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाऊँ कि मैं अपने शो को बाहर से कर सकूँ, आउटडोर कर सकूँ, ये मेरी कोशिश है। और जिस दिन कुछ एक ऐसा फॉर्मेट तैयार हो जाएगा तो मैं और ज़्यादा बाहर निकलना शुरू करूँगा। मेरे बहुत सारे दर्शक ये कहते हैं कि आप बाहर क्यों नहीं जाते। मेरा दिल करता है बाहर जाने का, मैं जाना चाहता हूँ, दिल से जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी जो मेरे कंपल्शंस हैं, प्रोफेशनल कंपल्शंस और शो के जो लिमिटेशंस हैं कि स्टूडियो से होना है और मुझे यहाँ मौजूद रहना है, वो मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन शायद बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जब मैं और ज़्यादा बाहर जाना शुरू करूँगा और रिपोर्टिंग शुरू करूँगा। और देखिए, शो में दिखाई नहीं देंगे तो आपको ही कष्ट होगा, फिर आप पूछेंगे कि सुधीर जी कहाँ गए, सुधीर जी कहाँ गए, लेके आइए उनको, लेके आइए। असल में शो में बहुत मेहनत जाती है, बहुत रिसर्च जाता है, बहुत काम करना पड़ता है। अगर आप बाहर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग करते हुए फिर आप उस शो के ऊपर इतनी ज़्यादा उसकी डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दे पाते। तो मैंने करने की कोशिश की भी है कई बार, तो फिर क्या होता है कि शो के ऊपर फिर कोई समझौता करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है कि कौन सी चीज़ छोड़ी जाए और कौन सी की जाए। बट आई वुड लव टू गो आउट और मैं रिपोर्टिंग ज़रूर और ज़रूर करना चाहता हूँ। चलिए, आपको आंसर मिल गया ना, दिखेंगे आपको बाहर भी। कहाँ लेके जा रहे हो सुधीर जी? अब आपको बाहर की दुनिया दिखाते हैं, स्टूडियो से बाहर की दुनिया, जो असली दुनिया है। एक्चुअली दिस इज माय प्लेग्राउंड, जो ये सड़क है। हाँ। और जो सड़क की दुनिया है, हाँ। यही तो असली खेल का मैदान है। अगला सवाल भी ले लेते हैं इसी के साथ। मैंने बहुत देर हो गई आपकी जुल्फों के बारे में जिक्र नहीं छेड़ा। आपकी जुल्फें, और मैंने भी बहुत देर से अपनी जुल्फें ठीक नहीं संवारी नहीं, अपनी जुल्फों को संवार लीजिए। जी जी जी। तो आपके सॉल्ट एंड पेपर हेयर लुक के इतने चर्चे हैं, इसका मेंटेनेंस कितना वक्त लेता है, कितने पैसे जाते हैं, कौन करता है? लोग बहुत क्यूरियस है, आपके फैंस बहुत क्यूरियस हैं। देखिए, आपको एक नया किस्सा सुनाता हूँ। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता रहता है। अभी मैं एयरपोर्ट पर था और कोई सज्जन आए मेरे सामने और उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ आपसे, और ये कि क्या आप विग लगाते हैं? अच्छा। आपके बाल असली हैं या नकली हैं? और अक्सर मुझसे लोग जब पूछते हैं, मिलते हैं बाहर, तो कहते हैं हम जानना चाहते हैं कि आपके बाल असली हैं या नकली हैं। अच्छा। तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि आप हाथ लगाकर देख लीजिए कि असली हैं या नकली हैं। आपके लिए ना मैं हाथ लगा के बता देती हूँ। ये देखिए, ये सुधीर जी के बाल बिल्कुल असली हैं, कोई विग नहीं है, ठीक है। दूसरा वो ये पूछते हैं कि आपका जो सॉल्ट एंड पेपर लुक है, क्या आप इसमें कुछ कलर करते हैं अपने बालों को? हाँ, ये बताओ, करते हो क्या? बिल्कुल कलर नहीं करते। अच्छा। तो इसके पीछे देखिए बड़ी बात क्या है, मैं एक बड़ा देसी आदमी हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक, कम से कम प्रसाधनों का इस्तेमाल करता हूँ। मैं सिर्फ एक शैम्पू का इस्तेमाल करता हूँ। और शैम्पू भी बता दो कौन सा यूज़ करते हो? शैम्पू मल्टीपल, कोई भी। अच्छा, मैं हर एक महीने के बाद एक दूसरा शैम्पू इस्तेमाल कर देता हूँ, कोई ऐसा पक्का ब्रांड भी नहीं है। और बस यही है कि मैंने इन बालों को कभी पेंट नहीं किया, कभी कलर नहीं किया, इनके ऊपर कभी कोई रंग नहीं लगाया और ना ही इनकी कभी कोई ट्रीटमेंट कराई है। घर के खेती है, ओरिजिनल खेती है। और मैं देखिए, मैं तो गांव का आदमी हूँ, तो
मैंने हमेशा देसी स्टाइल में ही मैंने रखा है और कभी कुछ मैंने ऐसा ख़ास जिसको आप कह सकें कि स्पेशल इनके लिए नहीं किया। लेकिन मैंने धीरे धीरे ये बात महसूस की कि ये जो बाल हैं और ये बालों का जो स्टाइल है ये मेरा एक पर्सनैलिटी का एक बड़ा ट्रेट है। हाँ, अभिन्न अंग बन गया। मुझे भी नहीं पता चला कि कैसे बनता चला गया और आज बहुत सारे लोग मुझे मेरे बालों से ही पहचान लेते हैं। कई बार जब मैं बाहर जाता हूँ और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे पहचाने तो मैं मास्क लगा लेता हूँ। अच्छा। कोविड के टाइम पे तो हम वैसे भी मास्क लगा के चलते थे, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग अभी भी आ जाते थे और कहते थे कि हमने आपको पहचान लिया, आप सुधीर चौधरी हैं। कहता था मैंने मास्क लगाया हुआ है। नहीं, हमने आपको बालों से पहचान लिया। अच्छा। तो ये बाल जो हैं ये भी भगवान की एक मैं कहता हूँ कि एक देन है। और जब से मुझे ये पता चला है कि लोग मुझे मेरे बालों से पहचानते हैं, मेरे बालों के बारे में चर्चा करते हैं, अब मुझे ज़रूर डर लगने लगा है कि किसी दिन अगर ये मेरे बाल चले गए तो अब जो है मुझे रात फिर में सुधीर जी ऐसा विग बनवा देंगे हम, तो बिल्कुल। फिर हाँ, तो बहुत चुनौती हो जाएगी। तो अब मेरी जो बालों के ऊपर डिपेंडेंस है मेरी पर्सनैलिटी की बहुत बहुत बढ़ गई ज़्यादा है, बहुत बढ़ बढ़ गई गई है। है। अब और मुझे कभी कभी यकीन मानिए बहुत सारे सवाल थे आपके बालों को लेकर और मैं उम्मीद करती हूँ कि आंसर आपको मिल गया अब होगा। बाल जब मेरे टूटते हैं ज़्यादा तो मैं बहुत चिंता में पड़ जाता हूँ। चलिए अगला सवाल है कि हमारी जैसी दौड़ भाग वाली ज़िंदगी है ना, आपकी जैसी ज़िंदगी है, इतना स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ करते हैं या नहीं? देखिए, एक तो मैं मेडिटेशन करता हूँ। अच्छा। हर रोज़ मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन मेरे कुछ तरीके अलग हैं। मैं मेडिटेशन करता हूँ रात को। अच्छा। तो सोने से पहले जो मेरा लास्ट काम होता है वो मेडिटेशन है। दूसरा, जो मैं भगवान को याद करता हूँ, जैसे आप पूजा कह लीजिए, ध्यान कह लीजिए, लेकिन भगवान को एक बार आपको याद करना चाहिए, तो वो मैं सुबह नहीं करता, वो मैं रात को करता हूँ। तो मेरी पूजा और मेरा ध्यान या मेडिटेशन वो मेरे दिन का आखिरी काम होता है और उसके बाद मैं सो जाता हूँ। तो इससे जब मैंने इसको धीरे धीरे किया तो मुझे लगा कि ये मुझे बहुत आराम दे रहा है, मुझे बहुत सुकून दे रहा है। और बाकी तो ये है कि आपको थोड़ा सा अपना सोचने समझने की जो तरीके हैं वो बदलने हैं। आपको नींद अच्छी लेनी चाहिए। देखिए, सबसे महंगी चीज़ आज के ज़माने में जो है वो है नींद। अच्छी साउंड स्लीप। अच्छी साउंड स्लीप वो नहीं है और वो कई बार मुझे भी नहीं आती, लेकिन जिस दिन नींद अच्छी आ जाती है उस दिन मैं बहुत अगले दिन बड़ा खुश रहता हूँ। तो धीरे धीरे मैं मेडिटेशन की तरफ जा रहा हूँ, धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ जा रहा हूँ। काफ़ी रिलीजियस हो गया हूँ। जैसे कोविड के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव ये भी आया है कि मैं बहुत रिलीजियस हो गया हूँ। और जिसको कहते हैं ना कि टू लिव लाइक अ सेंट। तो जैसे जैसे आप हर साल कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी से छोड़ते चले जाएंगे। अब मैं कोशिश करता हूँ कि हर साल अपने जीवन में से कोई एक चीज़ को मैं हटा दूँ, सो दैट आई कैन ट्रैवल लाइट। तो मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ करके अपने जीवन से काटता जा रहा हूँ और ये चाहता हूँ कि एक समय ऐसा है जब मेरे जीवन में मैं बहुत ही कम चीज़ों के साथ अपनी इस यात्रा पर निकलूं। और आपके पास अगर चीज़ें कम हैं, आपके पास बैगेज कम है, तो ज़िंदगी जीना आसान हो जाता है और खुशियाँ ज़्यादा आसानी से आती हैं और चिंताएं चली जाती हैं। जब आपके पास कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसकी चिंता आपको करनी पड़े, तो फिर आपकी चिंताएं कम हो जाएंगी। उसी पद्धति पर मैं अभी चल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। चिंता चिता समान है, ये आप सबके लिए एक मंत्र है सुधीर जी की तरफ से। एरिका विल्स हैं इंस्टाग्राम पे, सुधीर जी पूछती हैं कि आप छुट्टी लेते नहीं हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आपकी पारिवारिक और पर्सनल लाइफ को ये किसी प्रकार से इम्पैक्ट करता है? मतलब वाइफ गुस्सा हो गई? हमें ये सोचना पड़ेगा कि छुट्टी हम क्यों लेते हैं। छुट्टी लेते हैं रिलैक्स करने के लिए, छुट्टी लेते हैं आराम करने के लिए। जब आप थक जाते हैं तो आपको लगता है कि आपको छुट्टी लेनी चाहिए। मेरे लिए जो मेरा काम है यही मेरी हॉबी है। और जब मैं अपने दर्शकों से हर रोज़ रात को 9 बजे मिलता हूँ तो मुझे कभी ये नहीं लगता कि मैं काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी फैमिली को मिलते हैं, वो भी एक फैमिली की तरह है। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी फैमिली को मिल रहा हूँ। तो मुझे कभी ये शो को लेकर कभी कोई स्ट्रेस नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरी कोशिश ये होती है कि इसमें कभी कोई गैप ना आए। मेरे दर्शक भी शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ऐसा शायद ही कभी रहा होगा जब आपने मुझे रात में 9 बजे टीवी पर ना देखा हो। सर्दी, गर्मी, बरसात, और मैं कितना भी बीमार भी रहूं तो मैं अपना शो करने ज़रूर आऊँगा। सिर्फ कोविड के वो 15 दिन ऐसे थे, 15-20 दिन जब मैं मजबूर था, मैंने शो नहीं किया। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत वर्षों में कभी ऐसा किया है कि मैं अपना शो करने के लिए नहीं आया। बीमार भी हुआ हूँ और भी बहुत सारी परेशानियाँ हुई हैं, लेकिन मैंने अपना शो किया बिकॉज़ ये जो शो है यही मेरा जीवन है। तो मैं अपना जीवन जीना छोड़ नहीं सकता सिर्फ इसलिए कि छुट्टी। लेकिन
ये जो फिलॉसफी है ये कितने लोगों की समझ में आती है? क्या ये परिवार की भी समझ में आती है? तो सच्चाई ये है कि ये परिवार की समझ में नहीं आती। माता पिता, आपके जो दोस्त हैं, सोशल सर्कल है, उनकी समझ में ये सब नहीं आता। तो फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे आपसे दूर होते चले जाते हैं, या वो अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में से आपको डिस्काउंट कर देते हैं। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या दोस्तों में कोई फंक्शन है तो वो मान के ही चलेंगे कि मैं नहीं आऊँगा। देखिए, डेडिकेशन प्लस डिटर्मिनेशन लीड्स टू सक्सेस, यही कहा है आपने, है ना। देखिए, लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों के साथ आपका अफेक्शन होता है, प्यार होता है, मेमोरीज जुड़ी होती हैं। सुधीर जी से जान लेते हैं कि ऐसी कोई चीज़ वो मिस करते हैं या फिर नहीं। ये मेरे लिए बड़ा इमोशनल एक सवाल है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास थी। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो ये था। क्या यानी जैसे जब मैं कॉलेज में था तो मेरे पास एक ब्लैक कलर की यामाहा RX 100 बाइक थी, और वो बाइक मुझे बड़ी प्रिय थी। और उस समय जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, सबसे ज़्यादा जो उस ज़माने के जो लड़के जिस चीज़ के बारे में सपना देखते थे वो था ये यामाहा RX 100, वो भी ब्लैक कलर में। अच्छा। और मेरे पास वो बाइक थी और मैं आज उसको इतना मिस करता हूँ। मुझे बाइक्स का बहुत शौक है। अच्छा। और मेरा बस चले तो मैं ऑफिस भी बाइक पर ही आऊँ, लेकिन अब नहीं आ सकता। तो अभी कोई बाइक है आपके पास? अब मेरे पास कोई बाइक नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे कभी उसके बाद बाइक रखने नहीं दी। जैसा हर घर में होता है कि बाइक सबसे पहले निकालो, तो वो बाइक मुझे बहुत प्रिय थी। वो बाइक मैं आज भी बहुत मिस करता हूँ। उस ज़माने में जब 31 दिसंबर को दूरदर्शन पर नए साल का प्रोग्राम आता था और आप घर में बैठ के मूंगफली और रेवड़ी लेके बैठते थे और उस शो को देखते थे, वो मैं बहुत मिस करता हूँ। उस ज़माने के जो VCR और वीडियो कैसेट्स होते थे, जिसमें हम बाहर से वीडियो लाइब्रेरी से लाते थे उन कैसेट्स को, और बड़ी मुश्किल से एक फ़िल्म देखने को मिलती थी, उसको मैं मिस करता हूँ। थिएटर पर जाकर सिनेमा देखने की जो खुशी होती थी, जो रियल जॉय होता था कि आज मैं फ़िल्म देखने के लिए जा रहा हूँ और ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी बात है, वो मैं मिस करता हूँ। और उस समय अमिताभ बच्चन मेरे फेवरेट एक्टर हुआ करते थे। और अमिताभ बच्चन की कोई उनकी तस्वीर या कोई नया पोस्टर भी अगर आता था तो मैं सबसे पहले जाके खरीद के ले आता था। क्या बात। और वो पोस्टर भी मिल जाता था, वो इतना मतलब मुश्किल से मिलता था बाजार में। और आज आप देखिए, आज आप अमिताभ बच्चन के रील्स वीडियोस घर बैठे देख सकते हैं। पर वो जो खुशी थी वो खुशी अब नहीं है। बचपन की खुशी है ना, वो बहुत खास होती है। बट अगर पहले नंबर पर पूछें तो मेरी वो बाइक। अब देखिए, सुधीर जी की ना अग्नि परीक्षा होने वाली है। इतना डेंजरस और खतरनाक सवाल लेके आई हूँ ना। 3 ऐसी चीज़ें सुधीर जी के बारे में जो कोई नहीं जानता, किसी को कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़ा मुश्किल है। हाँ। और इस पे थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कोई नहीं जानता, और देखिए, और आज जनता जान जाएगी। और बड़ी चुनौती क्या है ना, कि वो बताने लायक भी हैं या नहीं। ये असली सवाल है, ये असली सवाल है। तो क्या वो 3 चीज़ें हो सकती हैं? हाँ। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि मैं बचपन से बहुत इंट्रोवर्ट था। आई वॉज ऑलवेज अ वेरी शाई बॉय इन माई क्लास। स्कूल में, कॉलेज में, और उसके बाद भी जब तक मैंने पढ़ाई की है, मैं बहुत शर्मीला लड़का था। स्टेज पर जाने में मुझे डर लगता था। स्कूल में अगर आपको कोई डिबेट कंपटीशन में जाना है या थॉट फॉर द डे भी कुछ पढ़ना है, कुछ भी अगर आपको जाना है स्टेज पर, तो मुझे डर लगता था। मतलब आई यूज्ड टू बी स्कैर्ड। कर लेता था मैं, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था। और क्लास में भी मुझे बात करने में थोड़ी हिचक आती थी, जो कि जो लोग अभी मुझे देखते हैं वो शायद इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, बट आई वॉज अ वेरी वेरी शाई बॉय और बहुत इंट्रोवर्ट। असल स्वभाव में मैं आज भी इंट्रोवर्ट हूँ। और अगर आज भी मैं किसी पार्टी में कहीं जाता हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो मैं थोड़ा सा असहज हो जाता हूँ और मैं शायद एक कोने में कहीं खड़ा रहता हूँ चुपचाप। और मुझ में वो स्किल नहीं है कि मैं लोगों के साथ जाके बात करूँ और ख़ुद से एक कॉन्वर्सेशन, बातचीत शुरू कर दूँ। कोई मुझसे बात कर ले तो कर ले, वरना नहीं। अच्छा। दूसरा, वो भी बड़ी हैरानी की बात है कि मैं कुछ भी फिल्टर करके मुझे बात करने की आदत नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब जो मेरे मन में है मैं वो बोल देता हूँ, अनफिल्टर्ड, जिसकी वजह से मेरी लोग गलतफहमी भी हो जाती है, जिसकी वजह से लोग मुझे गलत भी समझ जाते हैं, और बहुत सारी समस्याएं मुझे उसको हुई हैं। और एक और तीसरी चीज़ जो शायद कोई नहीं जानता होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। स्माइल आ गई आपके चेहरे पे। जब मैं 12वीं क्लास तक था, हाँ। और शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर तक भी,
12वीं क्लास और फर्स्ट ईयर तक मेरी जो माँ है वो अपने हाथ से मुझे खाना खिलाती थी, अरे वाह। क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान था। और मुझे अच्छी तरह याद है 12वीं क्लास में भी मैं उनकी गोदी में लेट जाता था और वो मुझे खाना खिलाती रहती थी। और मैं हमेशा आके कहता था कि अच्छा आप खिलाओ मुझे खाना। तो एक तो ये, और दूसरा 12वीं क्लास तक मेरे फादर ने मुझे पीटा है। पिटाई खूब खाई है पिटाई आपने? मैंने बहुत खाई है अपने फादर से। और मेरी लास्ट जो पिटाई हुई थी वो 12वीं क्लास में जब बोर्ड के एग्ज़ाम थे उससे ठीक पहले हुई थी। अच्छा। तो ये बात सिर्फ हम तीनों को ही पता है। अब सबको पता चल गया है। मुझे और मेरे माता पिता को। हालांकि वो आज जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो डिनाई कर जाते हैं, कहते हैं नहीं हमने कभी नहीं मारा तुम्हें, बट मैं जानता हूँ। चलिए अब वो सेगमेंट जिसमें आपको और भी मजा आने वाला है, ये है रैपिड फायर विद सुधीर चौधरी। अब मैं इस फायर में मैं जल ना जाऊं कहीं। हाँ? हम आपको जलने नहीं देंगे। ठीक है, पहला सवाल, सुधीर जी के वॉलेट में 3 ऐसी चीजें आपको जरूर मिलेंगी, कौन सी? एक्चुअली मैं वॉलेट रखता नहीं हूँ, बहुत कम रखता हूँ। मैं वॉलेट वाला आदमी नहीं हूँ, बट जब मेरे पास होता है तो आई थिंक मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड, और उसमें मैं एक दवाई रखता हूँ सॉर्बिट्रेट। अच्छा। सॉर्बिट्रेट दवाई काम आती है जब आपको हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन आ जाए। तो मुझे कोविड के बाद से एक फोबिया हुआ जिसमें मुझे बार बार ये लगता है कि मुझे कभी हार्ट अटैक आ जाएगा, कभी भी आ सकता है, क्योंकि इतने हार्ट अटैक्स आ रहे थे। तो मैं अब अपने जेब में, अपने वॉलेट में एक सॉर्बिट्रेट की गोली ज़रूर रखता हूँ। हैं। योगा या जिम? पहले जिम था, आई वॉज अ जिम पर्सन बिकॉज आई लाइक एक्शन, बट नाउ योगा। पोस्ट कोविड योगा। आपको मेरे साथ योगा का एक वीडियो शूट करना पड़ेगा, मैं योगा करती हूँ। 100%। वो एक चीज़ जिससे सुधीर चौधरी को किक मिलती है? आई थिंक जब मैं कोई काम करता हूँ, कोई शो करता हूँ, कोई कैंपेन चलाता हूँ या कोई स्टोरी करता हूँ और वो दर्शकों को बहुत पसंद आती है, या उसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आ जाता है, वो मुझे बहुत किक देता है। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? नाइट आउल एनी डे। मैं बहुत देर से सोता हूँ, सुबह मैं उठ नहीं सकता। हाँ। और रात को मैं, आप जितना काम कराना है मुझसे रात में करा लीजिए, मैं सुबह 4 बजे तक काम कर सकता हूँ। बट आप मुझे ये अगर कह देंगे कि सुबह 6 बजे उठ के कहीं जाना है तो मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा। अच्छा, टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है ना। या। आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट मेरा उत्तराखंड है। क्या बात है, अपना देश, अपना देश अपना देश है, सबसे अच्छा है। उत्तराखंड में जाता हूँ, वहाँ के लोग और वो जितना मुझे प्यार देते हैं और जितनी खूबसूरती मुझे वहाँ मिलती है, तो मैं जब भी मुझे कोशिश मेरी रहती है कि छुट्टी वैसे ज़्यादा होती नहीं है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे 7 बजे की फ़्लाइट पकड़ के उत्तराखंड चला जाता हूँ। सैटरडे संडे वहाँ रहता हूँ और मंडे मॉर्निंग यहाँ आ जाता हूँ। बहुत बढ़िया। जर्नलिस्ट ना होते सुधीर जी, क्या होते? आई थिंक या तो मैं आर्मी में होता, बचपन से मैं यही सपना देखता था, मैं आर्मी में सोल्जर होता, और या फिर मैं एथलीट होता। और मैंने एथलेटिक्स को अपना करियर बनाने की कोशिश की भी थी और मैं बहुत आगे तक निकल गया था। यूज्ड टू बी ए वेरी गुड एथलीट, स्टेट लेवल तक मैं गया, लेकिन उसके बाद मुझे एक इंजरी हुई और जो मेरा एक्चुअल जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। इसलिए इसमें ये भी लर्निंग है कि आपके जो सपने होते हैं वो हमेशा पूरे नहीं होते और फिर आपको कुछ और करना पड़ता है। ये बहुत मज़ेदार सा सवाल है, कपड़ों में सुधीर जी का फेवरेट कलर? आज मैंने नहीं पहना। आज मैंने पहना है। लेकिन मेरा जो फेवरेट कलर है वो है ब्लू। नीला रंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरी कोशिश रहती है। लेकिन देखिए आज मेरा इतना बड़ा इंटरव्यू था आपके साथ और आज मैं नीला नहीं पहन के आया। बट ऐसा ही है, जब मैं कपड़े चूज़ करता हूँ तो जैसे होता है कि एक आपको अंदर से कुछ एक आवाज़ आती है कि आज ये पहन लो, आज ये पहन, आपका कलर ऑफ द डे। हाँ, आपका एक इंस्टिंक्ट होता है कि आज ये पहन लेना चाहिए, तो आज मुझे लगा आज ये पहन लेता हूँ। तो नेगेटिव लोगों से दूरी बनाने का मंत्र एक शब्द में? इग्नोर। ना उनका कॉल लो, ना उनसे मिलो, और वो जो बात कह रहे हैं उसको इग्नोर करो। फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? ऑल टाइम अमिताभ बच्चन, बचपन से लेके अभी तक। और कोई ऐसी अधूरी सी ख्वाहिशें या विशेस जो आप फुलफिल करना चाहते हैं? मेरी एक ख्वाहिश तो ये है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो एक बार के लिए लोग कह दें कि आदमी अच्छा था। और दूसरी ख्वाहिश ये है कि भगवान मुझे इतनी क्षमता और इतनी ताकत दे कि मैं व्यवस्था में अगर कुछ ख़राब चीज़ होते हुए देख रहा हूँ तो मैं उसको बदल सकूँ। अगर मैं कोशिश करूँ तो वो बदल जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग इतनी उम्मीदों के साथ और इतने विश्वास के साथ मुझे चिट्ठियाँ लिखते हैं
और अपनी समस्याएं बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए, अपने शो में ये बताइए, ऐसा बताइए। जैसे अभी मुझे किसी ने, एक पिता ने मुझे एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उसके बहुत छोटा बच्चा है और उसको इलाज की ज़रूरत है, और उसमें जो उसको जो दवाई चाहिए, जो इंजेक्शन चाहिए, वो शायद 16 या 17 करोड़ का आएगा, और वो मुझसे ये चाहते हैं कि मैं वो उनकी पैसा मदद इकट्ठा करें। करने में उनकी मैं मदद करूँ। ऐसा मैं काम करना चाहता हूँ। मुझे नेताओं के पीछे अब नहीं भागना है, मुझे सेलिब्रिटीज़ के पीछे, खिलाड़ियों के पीछे, बॉलीवुड एक्टर्स के पीछे अब नहीं भागना है, और हो गया बहुत। अब मैं अपने इस जर्नलिज्म को समाज के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। अब मुझे इसमें कोई किक नहीं मिलती कि मैंने कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी के साथ इंटरव्यू कर लिया, फ़ोटो खिंचवा ली। अब मैं वहाँ नहीं भागना चाहता। तो अब मैं आई वॉन्ट टू benefit the society and the country through my journalism. With your calm mind and with your Yes. peace. चलिए, उम्मीद करते हैं कि जितना मज़ा मुझे आया है ना, जितना एंटरटेन मैं हुई हूँ और जितनी सीख मुझे इनसे मिली है, आई एम श्योर कि आप सबने भी बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि सिर्फ इंटरव्यू नहीं था, इसमें सीखने वाली चीज़ें बहुत थी। मैं अब अभी एज में और रुतबे में बहुत छोटी हूँ सर आपसे, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच। Thank you और so क्लोजिंग much, रिमार्क्स अगर आप देना चाहें कि ये शो कैसा लगा और वेरी यूनिक। मैं लोगों के इंटरव्यूज़ करता हूँ, तैयारी करता हूँ क्या पूछना है, तो मैं ज़्यादातर अपनी लाइफ में वहाँ रहा हूँ जहाँ आप हैं, और आज कोई मेरा इंटरव्यू कर रहा है, और वो भी मेरा इंटरव्यू विवादों के बारे में नहीं है, कंट्रोवर्सीज़ के बारे में नहीं है, पावर के बारे में नहीं है, मेरे बारे में है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये इंटरव्यू बड़ा सरल था, और ये इंटरव्यू में आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी जो बातें निकली ना, सब दिल से निकली हैं। इट इज़ वेरी ऑर्गेनिक। ये बहुत सच्चा इंटरव्यू है। तो इस तरह का जो कॉन्वर्सेशन है अब हमारे चैनल्स में तो बंद ही हो गया है बंद होना, हो गया है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सच्ची जो बात है, जो दिल की जो बात है, वो यही है, और जो सच्ची खुशी है वो भी यही है। तो मुझे आपसे बात करने के बाद एक सच्ची खुशी मिली, और डर बस यही लग रहा है कि भाई इस पे भी अगर ट्रोल करने लगे लोग तो फिर कुछ कह नहीं सकते। मैं सुबह सुबह जब उठता हूँ सबसे पहले ट्विटर देखता हूँ, एक्स देखता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, और देखता हूँ कि मैं रात भर में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरी ट्रोलिंग हो रही है। और जब देखता हूँ मेरा नाम नहीं है, फिर मैं उसके बाद आराम से बैठ के अपनी चाय शुरू करता हूँ। एक चीज़ आपने कही ना, अगर होता भी है तो इग्नोर टू इग्नोर। और इस नाचीज से एंकर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यू आर वेरी ब्राइट, यू आर वेरी गुड, यू आस्क्ड द परफेक्ट क्वेश्चंस। लेकिन उससे भी बड़ी बात एक अच्छे इंटरव्यू के लिए शगुफ्ता ये होती है कि आपका जो गेस्ट है वो कंफर्टेबल महसूस करना चाहिए, और जो बातचीत है वो सीमलेस होनी चाहिए, वो अटक अटक के नहीं होनी चाहिए, वो नेचुरल होनी चाहिए, वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, और बात में से बात निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 सवाल बना के लिख के आ गए और आपने एक एक करके पूछ दिया, ज़्यादातर ऐसे होता है। सो आई रियली लाइक दैट क्वालिटी ऑफ योर्स, दैट यू आर वेरी स्पॉन्टेनियस, और आपका जो पूरा पूछने का जो स्टाइल है वो बहुत सीमलेस है, एंड यू मेक द अदर पर्सन कंफर्टेबल। और जो मैं कहना चाहता था, जो मैं सोचता था कि अब अगला सवाल ये होना चाहिए, आपका सवाल वही होता था। Thank you, That sir. is the Thank you. beauty of having an interview with somebody like you. So I wish you all the best. You are a Thank very you. good anchor. Thank you. और मैं चाहूँगा एक दिन आपकी भी ऐसे ही ट्रोलिंग हो, ये विशेष है क्योंकि ट्रोलिंग का मतलब है कि आपकी लोकप्रियता बढ़ना, इतनी बढ़ रही है और ऊपर लोग बढ़ना। आपको देख रहे हैं। हाँ। और चलिए इस शो को हम एंड करते हैं सुधीर या जी। मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी ट्रोलिंग नहीं, आप भी ट्रेंड करें। ट्रेंड करें, हाँ, ट्विटर पे मैं You छा should be a जाऊँ। very trending journalist. थैंक यू सो मच। और इस शो को एंड करते हैं हमेशा एक सेल्फी के साथ। जरूर। स्टार्ट, क्योंकि शॉर्ट वही लगेगा, तो एक सेल्फी ले लेते हैं Absolutely. सुधीर जी के साथ। थैंक यू Thank you so much. Thank you.